नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना डॉक्टर राजकमल दिवाकर एक बार फिर समसामयिक घटनाक्रम के बेहद महत्वपूर्ण सीरीज को लेकर उपस्थित हूँ। चलो करते शुरुआत। और पहले प्रश्न के साथ समसामयिक घटनाक्रम में पहला प्रश्न नजर आ रहा है। यूनेस्को ने हाल ही में किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है? देखिए, यूनेस्को अंतरराष्ट्रीय संगठन है और इस अंतरराष्ट्रीय संगठन के द्वारा अभी हाल ही में भारत में एक राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? ध्यान रखें दोस्तों, इसका आंसर रहने वाला है पश्चिम बंगाल। यानी कि पश्चिम बंगाल को ये सौगात मिली है। किसको मिली है दोस्तों? पश्चिम बंगाल को ये सौगात मिली है। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या रहने वाला है। यूनेस्को ने पश्चिम बंगाल, ध्यान रखें, यूनेस्को ने पश्चिम बंगाल को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन के रूप में वर्णित किया है, घोषित किया है। ये आपको पश्चिम बंगाल की फोटो नजर आ रही है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? देखिए अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखें दोस्तों, प्रतिवर्ष भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर या 4 दिसंबर? ध्यान रखें, प्रतिवर्ष भारतीय नौसेना दिवस, इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपको 4 दिसंबर को। आज ही के दिन, आज नौसेना दिवस है और आज ही के दिन मनाया जाता है। और ये आपको भारतीय नौसेना दिवस के उपलक्ष्य में सुंदर सी पिक्चर नजर आ रही होगी। मनाया क्यों जाता है, इसके पीछे आपके लिए इसका लॉजिक मैं बता दूं। 1971 में जब पाकिस्तान और भारत के मध्य युद्ध हुआ तो उस युद्ध में नौसेना के द्वारा बड़े बेहतरीन तरीके से नौसेना का प्रयोग किया गया और हमने उस 1971 की लड़ाई में नौसेना के अथक प्रयासों से जीत हासिल की। उस दिन की गरिमा को बनाए रखने के लिए 4 दिसंबर को प्रतिवर्ष नौसेना दिवस मनाया जाता है और आज ही का दिन वह है जो भारतीय नौसेना का दिवस मनाया जाता है। हम इन चंद लाइनों से भारतीय नौसेना दिवस के लिए सलाम करते हैं। भारतीय नौसेना दिवस के अवसर पर सभी जवान नौसैनिकों को हार्दिक बधाई। अदम्य साहस व शौर्य से समुद्री सरहदों की रक्षा करने वाले नौसैनिकों को सलाम करता हूं। इसी के साथ अगली बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कहता है? तो देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य। ध्यान रखें, रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य को किस राज्य का आठवां, ध्यान रखें, आठवां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। राता नपा, याद ध्यान रखें, अभी रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। और ये कहां पे है? तो ध्यान रखना, रातापानी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है ना? और यहाँ पर कई प्रकार के यहाँ पर जो टाइगरों की संख्या पाई गई है वो कितनी पाई गई है? 90 बाघों की अनुमानित आबादी के साथ इसे 8वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। रक्षा मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा आईएनएस विक्रमादित्य के शॉर्ट रिफिट ऑफ ड्राई डॉकिंग के लिए किस कंपनी के साथ 1207.5 करोड़ रुपए की कुल लागत पर अनुबंध किया है? किस कंपनी के साथ रक्षा मंत्रालय ने इतनी बड़ी राशि को लेकर एक समझौता किया है? ध्यान रखें, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड या ग्राडन रिच शिपी बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। तो ध्यान रखें भाई, रक्षा मंत्रालय ने आईएनएस विक्रमादित्य के शॉर्ट रिफिट एंड ड्राई डॉकिंग के लिए कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, किसके लिए? ध्यान रखें भाई, यहां किसके लिए किया है? ये कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। कौन सी? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ 1207 करोड़ का एक क्या किया है? अनुबंध किया है। क्या किया है दोस्तों? अनुबंध किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? तो देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसने हमारा संविधान हमारा सम्मान पोर्टल लॉन्च किया है? सुप्रीम कोर्ट ने मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस या नीति आयोग के द्वारा। तो देखिए इस बार संविधान दिवस के उपलक्ष्य में एक पोर्टल चालू किया है
जिसका नाम क्या है, हमारा संविधान हमारा सम्मान। और ये क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने, किसने किया दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के द्वारा किया गया है। देखिए, न्याय विभाग ने हमारा संविधान हमारा सम्मान पोर्टल लॉन्च किया है, ये आपको साफ नजर आ रहा होगा। और इसके द्वारा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत सारी जानकारियों को आम जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। देखिए, अगला प्रश्न है, कोलकाता अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 30वें संस्करण में निम्नलिखित में से कौन सा देश फोकस देश रहेगा। यानी कि अभी अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो कोलकाता में आयोजित किया जा रहा है 30वें नंबर का, उसमें फोकस किस देश पर रहने वाला है। तो ध्यान रखें, जापान, फ्रांस, साउथ कोरिया या डेनमार्क। तो ध्यान रखें, इसका आंसर रहने वाला है दोस्तों फ्रांस। फ्रांस पर टारगेट रहेगा, फ्रांस फोकस में रहेगा। देख सकते हैं अपन, कलकत्ता अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ने फ्रांस को फोकस देश घोषित किया है। किसको घोषित किया है, फ्रांस को किया है फोकस देश घोषित, यानी कि फ्रांस पर ही ज्यादा पिक्चर्स पर ज्यादा बात की जाएगी। ये उसका लोगो है, समझ में आई। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। देखें, सिद्धार्थ कोल ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, किस खेल से संबंधित। सिद्धार्थ कोल कौन है, सिद्धार्थ कोल जिन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। तो सिद्धार्थ कोल क्रिकेट से संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है, हॉकी से संबंधित है, रेसलिंग से संबंधित है। आंसर आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, जो भी मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। ध्यान रखें, सिद्धार्थ कोल क्रिकेट से संबंध रखते हैं, बड़े लंबे कद के तेज गेंदबाज हैं, और जिन्हें आईपीएल में अभी किसी ने नहीं खरीदा, इन्होंने फिर निर्णय किया, बाएं हाथ के तेज गति के गेंदबाज है, और जिन्होंने निर्णय किया कि मैं अब क्रिकेट से सभी श्रेणियों में संन्यास लेता हूं। तो ध्यान रखें, ये आपको नजर आ रहे होंगे, तेज गेंदबाज सिद्धार्थ कोल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से क्या लेने, संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। अगले प्रश्न पर बात करें, अगला प्रश्न क्या कहता है। हाल ही में डॉक्टर नगोजी अकोंजो इवेला को किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के महानिदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है। पहले से ही नियुक्त थी और फिर दोबारा से नियुक्त कर दिया गया, यानी कि इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है इनकी कार्य की दक्षता को देखते हुए। वो कौन सी संस्था है, तो ध्यान रखना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO इज करेक्ट आंसर, WTO। यानी कि WTO के महानिदेशक पद पर ये पहले से पदासी ने, इनका कार्यकाल और बढ़ा दिया गया, पुनः नियुक्ति कर दी गई है। इनकी फोटो की देखें, ये आपको नजर आ रही होंगी। नगोजी अकोंजा इवेलो को फिर से WTO का महानिदेशक नियुक्त किया गया, पहले से ही ये WTO के महानिदेशक पद पर आसीन है, और इनका कार्यकाल पुनः बढ़ा दिया गया है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, अगला प्रश्न क्या रहने वाला है। तो उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर WTO के बारे में बता दूं। WTO के बारे में, स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई। मुख्यालय कहाँ पे, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है दोस्तों। और प्रथम महानिदेशक पीटर सदरलैंड थे, और महानिदेशक अभी जो है नगोजी अकोंजा इवेला नाइजीरिया की है, और सदस्य देशों की संख्या कितनी, 164 है। चले अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए अगला प्रश्न, भारत मौसम विज्ञान विभाग पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सहयोग से 4 से 6 दिसंबर तक, यानी 4 से 6 दिसंबर के बीच में भारत का मौसम विभाग है, किसके सहयोग से, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सहयोग से कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। किस शहर में 14वें एशिया ओशियन मौसम विज्ञान उपग्रह उपयोगकर्ता सम्मेलन की मेजबानी करेगा। कौन करेगा, ध्यान रखा है, इसका आयोजन कौन मेजबानी करेगा, भारत कर रहा है। भारत कहां पे कर रहा है, नई दिल्ली में। कहां कर रहा है दोस्तों, नई दिल्ली में। तो ध्यान रखें, भारत एशिया ओशियन उपग्रह उपयोगकर्ता सम्मेलन की मेजबानी करेगा, और ये कहां पर की जा रही है दोस्तों, नई दिल्ली में की जा रही है। भारत कर रहा है मेजबानी, लेकिन भारत में कहां पे की जा रही है, नई दिल्ली में की जा रही है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। फॉर्मूला 1 कतर ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता। भाई साहब, ये खिताब किसने जीता था, तो ध्यान रखें, ये खिताब जीतने वाले थे ऑस्कर पिस्टर, मैक्स वर्स्टपेन। कौन थे, मैक्स वर्स्टपेन। देखिए फोटो दिखा देते हैं अपन, मैक्स वर्स्टपेन ने कतर ग्रैंड प्रिक्स जीता है। ये मैक्स वर्स्टपेन की आपको पिक्चर नजर आ रही है, फॉर्मूला 1 रेस के विजेता रहे ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। पूर्व टेस्ट सलामी बल्लेबाज इयान रैडपथ, ध्यान रखें, ये टेस्ट के प्लेयर थे, सलामी बल्लेबाज से इयान रैडपथ का हाल ही में 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस देश से थे, यानी कि वो किस देश से संबंध रखते थे,
क्रिकेटर थे, टेस्ट क्रिकेटर थे, सलामी बल्लेबाज थे, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या इंग्लैंड। तो ध्यान रखना इनका संबंध इयान रेडपथ का संबंध था ऑस्ट्रेलिया से। ध्यान रखें कहां से था दोस्तों, ये रहे ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेस्ट सलामी बल्लेबाज इयान रेडपथ का निधन, जिनका निधन हुआ 83 वर्ष की आयु में, 83 ईयर ओल्ड पर्सन मिस्टर इयान रेडपथ, और जो कि ऑस्ट्रेलिया से संबंध रखते हैं क्रिकेट में, ये टेस्ट क्रिकेट प्लेयर के सलामी बल्लेबाज थे। अगले प्रश्न पर बात करें, भारतीय सेना ने दिसंबर 2024 में किस देश की सेना के साथ पहला टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक्स आयोजित किया है? ध्यान रखें, टेबल टॉप, टेबल के ऊपर बात करने की बात है इसमें, और ये किया है कंबोडिया के साथ। किसके साथ किया दोस्तों? कंबोडिया के साथ। पहला भारत कंबोडिया सिनबैक्स अभ्यास पुणे महाराष्ट्र में शुरू हुआ। ये आपको सिनेबैक्स फर्स्ट की फोटो नजर आ रही है। भारत का कंबोडिया के साथ ये आयोजन करने का निर्धारण किया गया है। अगला प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? अगला प्रश्न कहता है 8वां एसीटीसीएम बॉर्ज को मेसर सूर्यदीप प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड में लॉन्च किया गया है। सूरत, ठाणे, चेन्नई या जयपुर में कहां पे किया गया है भाई इसको लॉन्च? तो ध्यान रखना दोस्तों, इसको लॉन्च किया गया है रक्षा 8वें एसीटीसीएम ब्रॉज एलएसए में। 22 का प्रक्षेपण रक्षा में एक मील का पत्थर साबित होगा। ये आपको नजर आ रहा होगा, ये इसको शामिल किया गया और इसका आयोजन किया गया है आपके कहां पर किया गया है इसका देखें, अनुबंध प्रोजेक्ट्स का क्वेश्चन क्या है इसमें? क्वेश्चन है कहां? सूरत, ठाणे, चेन्नई, जयपुर। तो ध्यान रखें इसका जो आयोजन किया गया है वो किया गया ठाणे में। कहां किया गया है? ठाणे में। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? देखिए संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है, अभी ज्वाइंट सैन्य अभ्यास हुआ है, और अभ्यास हरिमाऊ शक्ति का आयोजन भारत किस देश के साथ करता है? सिंगापुर, श्रीलंका, मलेशिया। किसके साथ आयोजन किया है संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति का आयोजन? ध्यान रखें इसका नाम, हरिमाऊ शक्ति का आयोजन भारत किस देश के साथ करता है? तो ध्यान रखें भारत किस देश के साथ करता है? तो यहां पर करेगा वो किसके साथ? मलेशिया। भारत सेना ने मलेशिया सेना के साथ 2024 हरिमाऊ शक्ति अभ्यास शुरू किया। ये हो रहा है, आपको नजर आ रहा होगा पिक्चर में साफ, ठीक है ना? चले अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? आईसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष के तौर पर किसे पदभार संभाला है? आईसीसी के सबसे युवा पद पर एकदम लेटेस्ट युवा व्यक्ति है, वो कौन है? तो ध्यान रखना, सबसे आईसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष अमित शाह के बेटे हैं जय शाह। अमित शाह के बेटे जय शाह को यह पद संभाला है। आपको ये नजर आ रही होगी, जय शाह ने आईसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष के तौर पर पदभार संभाला है। अमित शाह के बेटे हैं ये। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, देखिए डोनाल्ड ट्रंप को अभी अमेरिका में राष्ट्रपति चुना गया है, ठीक है। उन्होंने अभी एफबीआई के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? विवेक रामास्वामी, एलन मस्क, काश पटेल, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखें एफबीआई एक प्रोडक्ट वाकई सिक्योरिटी की फोर्स है, और इस पर नियुक्त किया है अमेरिकी कश्यप काश पटेल को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एफबीआई निदेशक के रूप में नामित किया। ये आपको नजर आ रही होगी इनकी फोटो। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने गोल्ड मेडल जीता है? ध्यान रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आने की पूरी संभावना है किसी परीक्षा में समसामयिक घटनाक्रम को लेकर। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने गोल्ड मेडल जीता? पीवी सिंधु, अंकिता रैना, साइना नेहवाल या अदिति अशोक? तो ध्यान रखें ये जो अवार्ड जीता है वो जीता है पीवी सिंधु ने। किसने जीता है दोस्तों? पीवी सिंधु ने जीता है, नंबर 1। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। नवंबर 2024 में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के 8 क्षेत्रीय ग्रामीणों को जो रूरल ग्रामीण क्षेत्र के जो बैंक है उनकी समीक्षा के लिए, उनकी जांच के लिए, ध्यान रखें बैठक उनके प्रदर्शन की समीक्षा के लिए कहां आयोजित की गई है? तो ध्यान रखें इसका आंसर क्या रहने वाला है दोस्तों? बिहार। कहां आयोजित की गई है? बिहार में आयोजित की गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए निर्मला सीतारमण ने बिहार में 4 राज्यों के आरआरबी यानी कि रूरल डेवलपमेंट, रूरल जो ग्रामीण क्षेत्र की बैंक है, के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए बिहार में एक आयोजन किया है, ठीक है ना? कहां किया दोस्तों? बिहार में। और इसी के साथ आज का लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संगठन ने देश में बागवानी फसल उत्पादकता बढ़ाने के लिए भारत सरकार को $98 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है? तो ध्यान रखना एशियन डेवलपमेंट
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशियन डेवलपमेंट बैंक किसने किया भाई? एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी। ये एडीबी अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक भी है, लेकिन ये एडीबी का मतलब क्या है दोस्तों? एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। और आज ही का ये लास्ट क्वेश्चन देखें, भारत ने बागवानी उत्पादकता बढ़ाने के लिए एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ $98 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे कि यहाँ पर डेवलपमेंट किए जाएंगे। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आज जो लास्ट रहने वाला भारत का पहला अष्टलक्ष्मी महोत्सव, ध्यान रखना, भारत का पहला अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? जो किया जाएगा 6 से 8 दिसंबर तक किस शहर में होगा? तो ध्यान रखें दोस्तों, इसका आयोजन होगा आपके नई दिल्ली में। कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में पहली बार किया जा रहा है। देखें, भारत सरकार ने नई दिल्ली में पहला अष्टलक्ष्मी महोत्सव आयोजित करेगी। यह निर्णय किया किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार के द्वारा। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया? अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, आदित्य ठाकरे। देखिए, महाराष्ट्र के अभी चुनाव आयोजित किए गए और उन चुनावों में किसे मुख्यमंत्री बनाया गया है? ध्यान रखें भाई, बीजेपी के प्रमुख नेता देवेंद्र फडणवीस को सर्वसम्मति से महाराष्ट्र भाजपा विधायक का दल का नेता चुना गया। ये उनकी तस्वीर नजर आ रही होगी साफ आपको, और जो कि अभी महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में पद धारण किए हुए हैं। इनके बारे में थोड़ी सी मैं बात बताना चाहूंगा आपको कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रमुख नेता थे देवेंद्र फडणवीस को सर्वसम्मति से महाराष्ट्र भाजपा का विधायक दल का नेता चुना गया। संवैधानिक प्रावधान भी यही कहता है कि मुख्यमंत्री वही बनता है जो संबंधित राज्य की विधानसभा में विधायक दल के नेता चुना जाता है, और विधायक दल के नेता को ही मुख्यमंत्री की पद की शपथ दिलाई जाती है राज्यपाल के द्वारा। और वह रिकॉर्ड तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, यानी कि लगातार वो तीसरी बार, पहले 2 बार बन चुके हैं और ये तीसरी बार होगा कि वो शपथ लेंगे। और महाराष्ट्र में नई सरकार के 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण के बाद विधानसभा का सत्र 7 दिसंबर से शुरू होगा, यानी 5 दिसंबर आज ही के दिन ये शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जा रहा है और 7 तारीख से ये इनका सत्र शुरू होगा। महाराष्ट्र विधानसभा के 3 दिवसीय असाधारण सत्र में निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी और स्पीकर का चुनाव किया जाएगा। यहाँ एक मैं बात को आपको बताना चाहूंगा, जरूर ध्यान रखना, गौर फरमा के अच्छे से ध्यान रखना इस बात को। यह लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र विधानसभा के 3 दिवसीय असाधारण सत्र में निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। वो बात तो सही है, साथ ही साथ लिखा हुआ है स्पीकर का, यानी कि स्पीकर का अध्यक्ष का चुनाव होगा। तो ध्यान रखें, एक इंपॉर्टेंट बात है, चाहे हम बात करें लोकसभा की, चाहे हम बात करें दोस्तों लोकसभा की, चाहे हम बात करें विधानसभा की, चाहे लोकसभा हो और चाहे हो विधानसभा, इन दोनों में ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, इनका चुनाव नहीं होता। ध्यान रखना, इनके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो या विधानसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो, इनका चयन किया जाता है। इनके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? चयन, चूज। और ये चयन कौन करते हैं? संबंधित सदन के सदस्य। लोकसभा में लोकसभा के सदस्य अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन करेंगे, वही विधानसभा में विधानसभा के सदस्य अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन करेंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ स्पीकर, यानी स्पीकर का चयन होता है, ना कि उसका चुनाव होता है। ध्यान रखें, राज्य विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 से 21 दिसंबर तक नागपुर में होने वाला है। कहां पे होने वाला है दोस्तों? नागपुर में होने वाला है। ये इंपॉर्टेंट बात हमने बताई आपको। आगे बात करें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या रहने वाला है? ध्यान रखें, प्रोवा 3 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का, जिसे इसरो द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? प्रोवा 3 मिशन, यह एक मिशन है प्रोवा 3 मिशन, वो किस एजेंसी का है जिसे इसरो द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? नासा, ESA, JAX या CNSA? तो ध्यान रखना, ये जो इसरो द्वारा प्रोबा 3 मिशन लॉन्च किया जा रहा है, ये PSLV C-15 प्रोबा 3 है।
जो अभी लॉन्च किया जा रहा है इसरो के द्वारा। और ध्यान रखें यहाँ भाई, यहाँ पर ये जो है यूरोपीय अंतरिक्ष अभिकरण द्वारा प्रोबा ESA, यूरोपीय अंतरिक्ष अभिकरण, यूरोपीय सैटेलाइट एजेंसी द्वारा प्रोबा 3 मिशन 4 दिसंबर को श्रीहरिकोटा से PSLV C9 के माध्यम से लॉन्च किया गया, जो 550 किलोग्राम उपग्रह को स्पेस में ले जाएगा। तो ध्यान रखें, इसका आंसर क्या रहने वाला है दोस्तों, ESA। और यह प्रयास किसके द्वारा किया जा रहा है, इसरो और NSIL की सहायता से किया जा रहा है। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। भारत में किस राइड हेलिंग, ध्यान रखें, भारत में किस राइड हेलिंग ऐप ने शिकारा नाम से देश की पहली जल परिवहन सेवा शुरू की है। किस नाम से की है दोस्तों, ये शिकारा के नाम से की गई है। किस नाम से, शिकारा नाम से। किस राइड हेलिंग ऐप ने, एक ऐप है जिसके द्वारा शिकारा नाम से देश की पहली जल परिवहन सेवा शुरू की है। किसने की है, उबर ने की है, रैपिडो ने की है, ओला ने की है, इनड्राइव ने की है। तो ध्यान रखें, यहाँ पर अभी पहली बार ऐसा किया गया है भारत में, और वो किसके द्वारा किया गया है, भारत में श्रीनगर में। देखिए श्रीनगर में उबर शिखरा, श्रीनगर में पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा मिली है, और उबर के द्वारा यह फैसिलिटी जल परिवहन की उपलब्ध कराई गई पर्यटन के रुझान के लिए, पर्यटनों के विकास के लिए, पर्यटकों के आकर्षण के लिए, जिससे कि पर्यटन इजी गोइंग यहाँ पर आ सके। इसके बाद देखें शिकारा के बारे में अपन यह जान लें। शिकारा पारंपरिक, जो एक्चुअली में पारंपरिक लकड़ी की नावें हैं, पारंपरिक लकड़ी की जो नावें हैं, वहां पर जो झीलें हैं उसमें इसका विचरण किया जाएगा। और श्रीनगर में डल झील है, ध्यान रखें, बड़ी फेमस है डल झील, और अन्य जल निकायों पर पाई जाती है जिनमें लोग सर्दियों में अक्सर रहा भी करते हैं श्रीनगर में, और वहां अपना शिकार भी किया करते हैं, और लोगों को उसमें घुमाते भी हैं। और वहां पर वो उस झीलों में कई सारी फसल भी पैदा करते हैं। ये नावें जिनमें आमतौर पर 6 लोग बैठते हैं, पीछे एक नाविक होता है, कश्मीर की सांस्कृतिक विरासत का ये प्रतीक है, ठीक है ना। ये ऊपर ने चालू किया है, जबकि कुछ शिकारा अभी मछली पकड़ने और परिवहन के लिए उपयोग किए जाते हैं। उनका उपयोग मुख्य रूप से पर्यटक डल झील के आसपास सुंदर सवारी के लिए करते हैं, जिससे कि पर्यटन को बढ़ावा मिले। ठीक है, डल झील के बारे में बता दें आपको, डल झील श्रीनगर घाटी के सबसे प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों में से एक है। और ध्यान रखें, यह वूलर झील के बाद जम्मू और कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। पहली भी झील कौन सी मीठे पानी की, वूलर, उसके बाद कौन सी, डल झील डल झील जिसे कश्मीर के मुकुट का गहना भी कहा जाता है, ध्यान रखें, कश्मीर के मुकुट का गहना भी कहा जाता है डल झील को। 3 तरफ से पीर पंजाल पहाड़ों से घिरी हुई, तीनों ओर पहाड़ हैं और बीच में वो झील है। उत्तर से आने वाला एक 12 माही अंतर्वाह चैनल झील के लगभग 80% पानी की आपूर्ति करता है। एक चैनल के माध्यम से, लिंकअप के माध्यम से यह जल भराव किया जाता है। दक्षिण पश्चिम की ओर भैरवाब चैनल के पानी को झेलम नदी एक सहायक नदी में बहा देता है, यानी झेलम नदी के द्वारा इसका क्या भरी जाती है। आगे देखें, अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, तो ध्यान रखें, भारत सरकार ने एविएशन टरबाइन फ्यूल, कच्चे तेल, पेट्रोल और डीजल पर किस तरह के कर को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया। लोकल म्युनिसिपल बोर्ड टैक्स, सर्विस टैक्स, रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर केस, विंडफॉल टैक्स, किसके माध्यम से या किसको अभी समाप्त कर दिया। तो ध्यान रखना भाई, सरकार ने कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल के निर्यात पर लगने वाले अप्रत्याशित कर को खत्म कर दिया है। ध्यान रखें, एविएशन टरबाइन फ्यूल, ये ध्यान रखेंगे, एविएशन टरबाइन फ्यूल ATF, कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल लगने वाले अप्रत्याशित कर को तत्काल प्रभाव से क्या कर दिया है, खत्म कर दिया गया है। और ध्यान रखें, यह कदम जुलाई 2022 में शुरू किया गया था, और खत्म करने का प्रतीक है। इसका उद्देश्य तेल उत्पादकों और रिफाइनरी को राहत प्रदान करना है, जिससे कि उनको रिलैक्सेशन मिल सके और वो अच्छा से मुनाफा कमा सके और अच्छे से प्रोडक्शन कर सके। इस निर्णय से रिलायंस इंडस्ट्री और ONGC जैसी प्रमुख तेल कंपनियों को लाभ मिलने की उम्मीद है, क्योंकि इसमें या इससे उनके सकल रिफाइनरी मार्जिन में वृद्धि होगी, जो कच्चे तेल को रिफाइन करने
में लाभप्रद एक पैमाना है। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। तो देखिए अगला प्रश्न आपके सामने मौजूद है। किस राज्य सरकार ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को, लोकल फाइनेंशियल लोकल इकोनॉमी को, स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए मिशन हिमवीर शुरू किया है। और इस पहल के तहत राज्य सरकार आईटीबीपी को फल, सब्जियां और मांस और मुर्गी आपूर्ति करेगी। तो देखिए किसने किया है ये, अभी ध्यान रखेंगे। राज्य सरकार ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए मिशन हिमवीर, यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कौन सा मिशन है दोस्तों, मिशन हिमवीर शुरू किया है। इस पहल के तहत राज्य सरकार आईटीबीपी को, आईटीबीपी इंडियन भारत तिब्बत सीमा पुलिस फोर्स, इसके संदर्भ में आईटीबीपी को फल, सब्जियां, मांस और मुर्गी की आपूर्ति करेगी। अरुणाचल प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल या सिक्किम, किस राज्य सरकार ने ऐसा प्लान किया है? तो ध्यान रखना ये प्लान किया अरुणाचल प्रदेश ने। अरुणाचल प्रदेश ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए मिशन हिमवीर शुरू किया है। ये आपको नजर आ रहे होंगे अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। अगले प्रश्न पर बात करें। प्रश्न पर बात करने से पहले अरुणाचल प्रदेश पर एक नजर डाल सकते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में कि उनकी राजधानी क्या है दोस्तों, ईटानगर है। ईटानगर राजधानी है। राज्यपाल एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर सेवानिवृत्त केवल त्रिविक्रम पटनायक। विधानसभा सीट कितनी है, 60। चले अगले प्रश्न पर बात करते हैं। कौन सा देश 2 से 15 दिसंबर 2024 तक, ध्यान रखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 से 15 दिसंबर 2024 तक संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीय रोकथाम सम्मेलन की पार्टियों के सम्मेलन के 16वें सत्र की मेजबानी कर रहा है? सऊदी अरब, कतर, यूएई या बेल्जियम। ये देखिए जो रेगिस्तान का डेवलपमेंट हो रहा है, रेगिस्तान मार्च जिसे कहा जाता है, राजस्थान में रेगिस्तान का जो बढ़ाव हो रहा है उसको रोकने के लिए प्लान किया जा रहा है। और उसके लिए कौन सा देश इसका आयोजन कर रहा है? तो ध्यान रखना इसका आयोजन कर रहा है यूएनसीडी का 16वां सीओपी रियाड सऊदी अरब में शुरू हुआ है। कहां हुआ है दोस्तों? सऊदी अरब। यूनाइटेड नेशनल कन्वेंशन टू कम्बैट डेस्ट्रिफिकेशन, ठीक है ना। अगले प्रश्न पर बात करें। अगला प्रश्न क्या कहता है? तो देखें 2024 सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट, मैंने कल भी इसकी बात की थी आपसे। 2024 सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब किसने जीता है? सानिया नेहवाल, सानिया मिर्जा, पीवी सिंधु या कोरिनल मारिन। तो ध्यान रखें ये जीता है सिंधु बंधु ने। सिंधु और लक्ष्य ने 2024 सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता है। ये आपको सिंधु नजर आ रही है, पीवी सिंधु, और ये नजर आ रहे हैं आपको लक्ष्य, जिन्होंने जीता है। अगले प्रश्न पर बात करें अपन केंद्रीय वन ध्यान रखें केंद्रीय वन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री ने दिल्ली में राष्ट्रीय प्राणी उद्यान के पानी को साफ और शुद्ध करने के लिए नैनो बबल टेक्नोलॉजी लॉन्च की है। कौन सी टेक्नोलॉजी है? ध्यान रखें भाई, नैनो बबल टेक्नोलॉजी लॉन्च की। और केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कौन है? तो किन्होंने लॉन्च किए? जिसके केंद्रीय जलवायु परिवर्तन कौन है? भूपेंद्र यादव, बनवारी लाल वर्मा, प्रतीक भूषण सिंह या कीर्ति वर्धन सिंह। तो ध्यान रखें कीर्ति वर्धन सिंह। कीर्ति वर्धन सिंह ने पानी को साफ और शुद्ध करने के लिए नैनो बबल टेक्नोलॉजी लॉन्च की। नैनो बबल टेक्नोलॉजी के द्वारा पानी को शुद्ध किया जाएगा और शुद्ध करके आम जनता तक पहुंचाने की योजना है। नेक्स्ट देखें अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है बिहार पवेलियन को 43वीं, ध्यान रखें बिहार पवेलियन को 43वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में किस प्रकार से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यह ध्यान रखें बिहार पवेलियन को 43वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में किस पुरस्कार से सम्मानित किया? सिल्वर, गोल्ड, ब्रॉन्ज या प्लेटिनम। कौन सा अवार्ड इनको दिया गया है? तो ध्यान रखें यहाँ पर दिया गया बिहार पवेलियन को 43वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय मेले में गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कार से सम्मानित किया की छवि आपको साफ नजर आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है? न्यायमूर्ति मुर्दू निरुप्पा बिंदुस्वामी फर्नांडिस श्रीलंका की मुख्य न्यायाधीश बनी। कौन सी? 42वीं, 47वीं, 48वीं या 51वीं? यानी कि अभी ये मुख्य न्यायाधीश बनी है। कौन सा नंबर की मुख्य न्यायाधीश है? तो ध्यान रखना भाई, ये न्यायमूर्ति मुर्दू निरुप्पा बिंदुस्वामी फर्नांडिस श्रीलंका की 48वीं न्यायाधीश बनी है। 48 नंबर की ये न्यायाधीश बनी है। नर्स मारिया विक्टोरिया जुआन को एस्टर गाइडेंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। किस देश से है? क्या कहें पक्के भाई? ये जो अवार्ड है, पहली बात तो ये ध्यान रखें, ये जो अवार्ड है ये जो दिया जाता है
ये अवार्ड ये नर्स मारिया विक्टोरिया जुआन को जो दिया गया, ये स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में दोस्तों? स्वास्थ्य स्वास्थ्य के क्षेत्र में मारिया विक्टोरिया जुआना को दिया गया, जो कि एक कौन थी? एक नर्स थी। कौन थी दोस्तों? नर्स को एस्टर गाइडिंग ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड दिया गया। ठीक है, और वो किस देश से हैं? इंडिया, नेपाल, भूटान या फिलीपींस। तो ध्यान रखें, स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष उल्लेखनीय कार्य करने के उद्देश्य से इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष उल्लेखनीय कार्य करने के संदर्भ में, और ये अवार्ड दिया गया है किसे? मारिया विक्टोरिया जुआना, यानी कि नर्स मारिया विक्टोरिया जुआना, जो कि कहाँ की है दोस्तों? फिलीपींस की है। कहाँ की है? फिलीपींस की। तो चले इसके संदर्भ में कुछ बातें देखते हैं। सबसे पहले देखें, फिलीपींस की नर्स मारिया विक्टोरिया जुआना ने प्रतिष्ठित एस्टर गाइडेंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 जीता है। एस्टर गाइडेंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024, ये आपको साफ नजर आ रही होंगी, ये नर्स है एक। ठीक है, इनके संदर्भ में हम कुछ बातों पर चर्चा जरूर कर ले। देखिए, फिलीपींस की नर्स मारिया है, ये फिलीपींस की रहने वाली है। मारिया विक्टोरिया जुआना जो फिलीपींस आर्मी हेल्थ सर्विसेज में कंसल्टेंट और फिलीपींस के सशस्त्र बलों के रिजर्व फोर्स की कर्नल है, को एस्टर गाइडेंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखें, भारत के बेंगलोर में आयोजित एक प्रतिष्ठित पुरस्कार समारोह में उन्हें $2,50,000 अमेरिकी डॉलर का पुरस्कार मिला। कितना मिला दोस्तों? $2,50,000 अमेरिकी डॉलर का पुरस्कार दिया गया। और 2021 में पुरस्कार शुरू हुआ था। इस एस्टर ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड की जो शुरुआत हुई स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में की गई। कब से शुरुआत की गई? 2021 में। ठीक है, और नर्सों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता ये देता है। इसके संदर्भ में एक और बात करें, देखें अपन, इस वर्ष यानी कि 2024 में 202 देशों से 78,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। 202 कंट्री से 78,000 आवेदन प्राप्त हुए, और इन आवेदनों में आवेदन प्राप्त हुए जो 2023 से 50% वृद्धि दर्शाता है। यानी कि 2023 में 50%, 2023 में जितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे उनसे दुगुने 50% ज्यादा इस बार आवेदन प्राप्त हुए। ध्यान रखें, एस्टर डीएम हेल्थ केयर के बारे में बताया आपको, डॉक्टर आजाद मुपेन द्वारा 1987 में इसको स्थापित किया गया। एस्टर डीएम हेल्थ केयर 7 देशों में एक अग्रणी एकीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदाता है, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हेल्थ के क्षेत्र में कार्य करती है। चलें अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? ध्यान रखें, अगला प्रश्न बड़ा बेहतरीन है। साल 2024-25 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? दृष्टिहीन महिलाओं के लिए T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? नेपाल, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका। तो ध्यान रखना, ये कौन करेगा? भारत करेगा। ध्यान रखें, यहाँ देखें, आपको साफ नजर आ रहा होगा, भारत साल 2024 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा। ये क्रिकेट का कुछ सामान है, और इसके संदर्भ में कुछ बातें ध्यान दिला दें आपको कि पाकिस्तान के मुल्तान में एक मीटिंग हुई थी। कहाँ हुई थी? देखो दोस्तों, पाकिस्तान के मुल्तान में एक आयोजित विश्व दृष्टि क्रिकेट परिषद की 26वीं वार्षिक आम बैठक का आयोजन किया गया, और इसमें यह निर्णय किया गया कि महिला T20 विश्व कप की मेजबानी के लिए भारत को चुना गया है। ध्यान रखें, इसके आयोजन के लिए न्यूट्रल और हाइब्रिड मॉडल का उपयोग किया जाएगा। ठीक है ना? और ये ध्यान रखें, 2025 में कौन कर रहा है? 2025 में भारत कर रहा है। बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप 2024 में किया था। 2026 में इसकी मेजबानी कौन करेगा? इंग्लैंड। और 2027 में इसकी मेजबानी कौन करेगा? श्रीलंका। तो भारत को 12 साल बाद वर्ल्ड कप की मेजबानी का मौका मिला है दृष्टिहीन महिलाओं के संदर्भ में। आगे देखें, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? दिसंबर 2024 में, ध्यान रखें, दिसंबर 2024 में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अंटार्कटिका में अपने पहले विदेशी वायुमंडल पृष्ठभूमि स्टेशन का उद्घाटन किया, जो वैश्विक जलवायु अनुसंधान में एक प्रमुख मील का पत्थर साबित हुआ? चाइना, रशिया, इंडिया या यूएस?
ध्यान रखें कौन है इसमें, चाइना है, रशिया है, इंडिया है, यूएसए। अंटार्कटिका में खुद का एक उन्होंने आधिकारिक तौर पर क्या स्थापित किया है, अपने पहले विदेशी वायुमंडल का पृष्ठभूमि स्टेशन का उद्घाटन किया, और यह किया है चाइना ने। किसने किया दोस्तों, यह किया चाइना ने, चाइना के द्वारा किया गया है। ये आपको साफ तस्वीर नजर आ रही होगी कि अंटार्कटिका में चीन के पहले वायुमंडलीय निगरानी स्टेशन ने परिचालन शुरू किया है। ये आपको नजर आ रहा होगा, वो अंटार्कटिका में इन्होंने वहां पर कार्यक्रम चालू कर दिया है, जिससे ये नजरें रखेंगे। इसके संदर्भ में हम बात कर ले, चीन ने अंटार्कटिका में अपने पहले विदेशी, यानी कि चीन का ये पहला विदेशी वायुमंडलीय पृष्ठभूमि स्टेशन का आधिकारिक तौर पर उद्घाटन किया है, तो वैश्विक जलवायु अनुसंधान में एक प्रमुख मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही साथ राष्ट्रीय वायुमंडलीय पृष्ठभूमि स्टेशन ने परिचालन शुरू किया, जो जलवायु परिवर्तन से निपटने में अंतरराष्ट्रीय प्रयासों का समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करता है। इसके बाद देखिए आगे अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या रहने वाला है, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शहर, ध्यान रखें शहर की बात चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर विश्व समुद्री सम्मेलन 2024, देखिए कितना अच्छी बात है, विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 की मेजबानी करेगा। ध्यान रखना कौन सा शहर करेगा, न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या हैदराबाद। तो ध्यान रखें इसका आंसर क्या रहने वाला है दोस्तों, इसका आंसर रहने वाला है चेन्नई। यानी कि इसका जो मेजबानी करेगा वो कौन सा शहर करेगा दोस्तों, चेन्नई करेगा। ध्यान रखें चेन्नई में विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जाएगा। ये आपको साफ नजर आ रही होगी पिक्चर में, विश्व समुद्री सम्मेलन का आयोजन चीन मेजबानी करेगा इसकी। और ध्यान रखें विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 की जो मेजबानी करने वाला शहर है वो कौन सा है, चेन्नई है, जिसका आयोजन किया जाएगा 4 से 6 दिसंबर। चेन्नई में किया जाएगा। शिपिंग महानिदेशक श्याम जगन्नाथ मुख्य अतिथि होंगे। इसके मुख्य अतिथि कौन होंगे दोस्तों, इसके मुख्य अतिथि होंगे, मुख्य अतिथि कौन होंगे इसके, मुख्य अतिथि जो होंगे वो कौन है, शिपिंग महानिदेशक श्याम जगन्नाथ, ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित वक्ता और पैनलिस्ट वैश्विक समुद्री परिदृश्य के भविष्य पर चर्चा करेंगे कि क्या होगी इनकी रूपरेखा। साथ ही साथ यह सम्मेलन 15 वर्षों के बाद भारत में आयोजित किया जाएगा। कितने वर्षों के बाद, 15 वर्षों के बाद भारत में आयोजित किया जाएगा, 15 वर्ष के बाद। और इसके मुख्य अतिथि कौन होंगे, ध्यान रखना श्याम जगन्नाथ होंगे। कौन होंगे दोस्तों, श्याम जगन्नाथ। और 15 वर्ष बाद ये भारत में इसका आयोजन किया जा रहा है, 15 वर्ष बाद इसका आयोजन किया जा रहा है भारत में, वो भी कहाँ किया जा रहा है, चेन्नई में। इसमें समुद्री दुनिया में भविष्य की विभिन्न विकास, जो विभिन्न डेवलपमेंट होने के चांसेस है, और वर्तमान चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी। सम्मेलन में दुनिया भर से 300 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। 300 से अधिक प्रतिनिधि इसमें क्या लेंगे दोस्तों, भाग। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है, किस कंपनी को बेंगलोर में ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस 2024, बड़ा अच्छा प्रश्न है, किस कंपनी को बेंगलोर में ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस 2024 में प्रतिष्ठित आईजीबीसी ग्रीन चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो वो किया गया है, आपको ध्यान रखना, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक, सॉरी भारत फोर्स को। इसमें किसको किया गया है, ये जो भारत फोर्स है इसे किया गया है भारत फोर्स लिमिटेड को, ये अवार्ड सम्मानित किया गया है। ध्यान रखें भारत फोर्स को आईजीबीसी ग्रीन चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, भारत फोर्स लिमिटेड को सम्मानित किया गया। ये आप साफ नजर आ रहा होगा यहाँ पर लोगों में ये दिख रहा है। इसके संदर्भ में मैं बात करूं तो भारत के अग्रणी विनिर्माण कंपनी और उच्च प्रदर्शन अभिनव घटकों की वैश्विक प्रदाता भारत फोर्स लिमिटेड कौन सी है भाई, ध्यान रखें भारत फोर्स लिमिटेड को बेंगलोर में, कहां पर, बेंगलोर में अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र में आयोजित ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस 2024 में प्रतिष्ठित आईजीबीसी ग्रीन चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान गांवों को आईजीबीसी प्रमाणित ग्रीन विलेज में बदलने के भारत फोर्स के अभूतपूर्व प्रयासों का जश्न मनाता है। नेक्स्ट देखें,
अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, कौन से वे के पूर्व निदेशक यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, सीबीआई, आईबी या सीआईडी के पूर्व निदेशक विजय शंकर 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यानी कि जो विजय शंकर थे वो किसके महानिदेशक थे, पूर्व महानिदेशक, जिनका 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो ध्यान रखें वो थे सीआईडी के, सीबीआई सॉरी, किसके थे दोस्तों, सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के 76 वर्ष के विजय शंकर पूर्व निदेशक रहे। 76 वर्ष की आयु में उनका क्या हो गया, निधन हो गया। क्या साफ नजर आ रहा होगा, पूर्व सीबीआई निदेशक विजय शंकर का निधन हुआ। ये विजय शंकर की फोटो है जो आपको साफ नजर आ रही है यहाँ। इसके संदर्भ में मैं अगर बात करना चाहूं तो पूर्व सीबीआई निदेशक विजय शंकर का, जिनका जिनका 76 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में, 76 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वो किसके पूर्व निदेशक रहे, सीबीआई के, सीबीआई के पूर्व निदेशक रहे, जिनका नाम क्या है, विजय शंकर। ठीक है। इसके अलावा इनके संदर्भ में एक और बात ध्यान रखना भाई, कि उत्तर प्रदेश कैडर के 1969 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे हैं विजय शंकर, और ये कुछ विशेष मामलों में, विशेष केसों में जाने जाते हैं। जैसे कि अपन कह सकते हैं कि सीबीआई निदेशक के रूप में शंकर के कार्यकाल के दौरान एजेंसी के कुख्यात आरुषि हेमराज दोहरे हत्याकांड, आपने सुना होगा, आरुषि हत्याकांड को अपने हाथ में लिया, और सीबीआई के अतिरिक्त निदेशक के रूप में उन्होंने पुर्तगाल से गैंगस्टर अबू सलेम और अभिनेत्री मोनिका बेदी के प्रत्यर्पण और तेलगी घोटाले की जांच की निगरानी भी। ये कुछ इन मामलों से, जो मामले बड़े चर्चा के विषय रहे, उनसे संबंध रखते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार की विकासशील भारत 2047, भारत सरकार ने अभी एक विकासशील भारत 2047 कार्य योजना के एक भाग के रूप में रासायनिक पेट्रोकेमिकल विभाग ने मुंबई, चेन्नई, इंदौर, अहमदाबाद में रासायनिक और पेट्रोकेमिकल औद्योगिक सुरक्षा पर पहला प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। तो ध्यान रखना, वो प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ हुआ है, अहमदाबाद में, गुजरात में, अहमदाबाद में किया गया है। ध्यान रखें। देखें, सरकार ने रासायनिक और पेट्रोकेमिकल औद्योगिक सुरक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है, और इसका जो आयोजन किया जाएगा पहले हिस्से के रूप में रसायन और पेट्रोकेमिकल, अहमदाबाद, गुजरात। देखो कहाँ पे हो रहा है ये दोस्तों, अहमदाबाद, गुजरात में हो रहा है। ठीक है ना। चलें अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, तो देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल। देखिए एक हॉर्नबिल फेस्टिवल है, हॉर्नबिल एक पक्षी का नाम है जिसके नाम पर फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है नागालैंड में। हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन हर साल किस राज्य में किया जाता है, तो ध्यान रखें वो किया जाता है नागालैंड में। कहाँ किया जाता है दोस्तों, नागालैंड में किया जाता है। कहाँ किया जाता है दोस्तों, वो नागालैंड में किया जाता है प्रतिवर्ष। ठीक है ना। देखें, ये आपको मैं पिक्चर दिखा देता हूँ। ये एक पक्षी है हॉर्नबिल, उसके नाम पर फेस्टिवल होता है, और हर साल नागालैंड राज्य में आयोजित किया जाता है, जिसका उद्देश्य नागालैंड की कल्चर, नागालैंड की संस्कृति को बनाए रखना, के डेवलपमेंट के लिए कार्य करते रहना। आगे देखते हैं। देखिए हॉर्नबिल फेस्टिवल हर साल नागालैंड राज्य में आयोजित किया जाता है। यह त्योहार 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। ध्यान रखना, कब से कब तक मनाया जाता है, 1 से 10 दिसंबर तक आयोजित किया जाता है। ध्यान रखें, इसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, त्योहारों का त्योहार कहा जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल को। किसको, हॉर्नबिल फेस्टिवल को। ध्यान रखें इस त्योहार का नाम हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है। एक हॉर्नबिल नामक पक्षी है जिसके नाम पर रखा गया है। साथ ही साथ इस त्योहार का जो मकसद है वो नागालैंड की संस्कृति को बढ़ावा देना है और उसकी रक्षा करना है। यह नागालैंड की सांस्कृतिक विविधता और परंपराओं को प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है। नेक्स्ट देखें अगला प्रश्न तो क्या कहता है। अगला प्रश्न, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ संयुक्त आयोग की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, कतर, कुवैत, यूएई या बहरीन। संयुक्त आयोग का गठन करने का प्रावधान किया गया है, और वो किया है इन्होंने कुवैत के साथ। किसके साथ किया है, कुवैत। तो देखिए भारत ने कुवैत के साथ संयुक्त आयोग की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये हस्ताक्षर किए विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा किए गए।
किसके द्वारा किए गए? विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा किए गए। ध्यान रखें, हाल ही में भारत ने कुवैत के साथ संयुक्त आयोग की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया और इस पर हस्ताक्षर किसने किए थे? एस जयशंकर ने। किसने किए दोस्तों? विदेश मंत्री एस जयशंकर और कुवैत के विदेश मंत्री ने समझौते पर क्या किए? हस्ताक्षर किए। जेसीसी हाइड्रोकार्बन, स्वास्थ्य और काउंसिल मामलों में मौजूदा समूह को देख रेख और निगरानी करेगी। इस आयोग का काम क्या होगा? वो काम यह होगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। नेतुम्बो नंदी नदेतवा को हाल ही में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में बनाया गया है? पहली महिला राष्ट्रपति केनिया, नामीबिया, वियतनाम या दक्षिण अफ्रीका? तो ध्यान रखना, नेतुम्बो नंदी नेतवा को किसका बनाया गया है? यह बनाया गया नामीबिया का। ध्यान रखें, नामीबिया की सत्तारूढ़ सेवेपो पार्टी जो है, इसकी नेता नेतुम्बो नंदी नदेतवा को राष्ट्रपति चुना गया है, जिनकी फोटो आपको ये साफ यहाँ नजर आ रही होगी। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास को यहीं करते हैं समाप्त। तो इसी प्रकार से बूंद बूंद कर कर हम आपके लिए बहुत सारी जानकारी थोड़ी थोड़ी करंट अफेयर्स के माध्यम से प्रतिदिन लगातार अनवरत रूप से देते आ रहे हैं और ये सिलसिला अनवरत रूप से यूं ही चलता रहेगा, जिससे आपको आपकी सफलता को पाने में ये क्लास बड़ी मील का पत्थर साबित हो। ध्यान रखें दोस्तों, प्रातः 10:10 पर मेरी एनसीईआरटी इंडियन पॉलिटिक्स आफ्टर इंडिपेंडेंस को लेकर क्लास चल रही है। 11 बजे इंडियन पॉलिटी की क्लास चल रही है, जिसमें स्पेशली रीट और सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर या यूपीएससी के द्वारा आयोजित या आरपीएससी के द्वारा आयोजित किसी भी प्रकार की परीक्षा के लिए इंडियन पॉलिटी भारतीय संविधान की क्लास चल रही है। और 3 बजे नियमित रूप से हमारी समसामयिक घटनाक्रम की क्लास रहती है। तो इन क्लासों को अगर देख तो आपका टेक्नोलॉजी पार्क यूट्यूब चैनल है, इस पर जुड़ें और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।